हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाजारू कंट्रोल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, मैं ये सोच रहा था कि मैं एक बार लर्निंग वीडियोस को फिर से अपलोड करूं और लेक्चर 1 से अपलोड करूं और आप इसको देखें, और जहां पर आपको लगे कि नहीं ये पार्ट छूटा हुआ है या ये भी मुझे सीखना है, उसे आप कमेंट के थ्रू बताएं तो मैं आपको और भी सिखा सकूंगा। मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक की बात करूं, लेकिन इस पूरी जर्नी में आपको मेरा साथ देना होगा। और साथ सिर्फ इस तरीके से देना होगा कि आप सीखिए और अपने होमवर्क्स को मेरे मेल पर भेजिए, मैं चेक कर लूँगा। और इस तरीके से आप अच्छे तरीके धीरे धीरे मार्केट में फ्री में अपनी लर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको चाहे जहाँ भी लगता है कि आपको कोई कोर्स बाई करना है, नहीं बाई करना है, वो आप कहीं से भी बाई करें, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा बस इंटेंशन ये है कि मैं लोगों को सिखाऊं जितना मैं अभी तक समझ सका हूं। लेकिन यह बात समझ लीजिएगा, मेरे सिखाने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, उस प्रैक्टिस करने के बाद अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करना है। और इस दिमाग को, इस साइकोलॉजी को समझाने के लिए एक बहुत कई को 2 महीने लगते हैं, कई को 2 साल लगते हैं, कई को 5 साल भी लग जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमारी साइकोलॉजी इंप्रूव हो जाती है तो डेफिनेटली हम इसमें कुछ हद तक पैसे लाना स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए, और बात न करते हुए मैं सीधे पॉइंट पर आता हूं और बात करता हूं कि बाजार क्या होता है, व्हाट इज शेयर मार्केट, ठीक है ना। मैं बात करता हूं कि व्हाट इज शेयर मार्केट, शेयर मार्केट क्या है। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं कि शेयर मार्केट क्या है तो इसमें आपको बहुत घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। शेयर मार्केट क्या है? अब ये शेयर मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां पर शेयर्स की बाई होती है और शेयर्स की बाइंग होती है और सेलिंग होती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं ये कहूँ कि बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है, बाइंग हो रही है और सेलिंग हो रही है। किसकी हो रही है बाइंग और सेलिंग? बाइंग और सेलिंग हो रही है शेयर्स की। अब बात आती है ये शेयर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है कि ये शेयर्स क्या होते हैं, किसकी होती है? शेयर्स की होती है। अब फिर से कहानी यहीं पर आकर के रुकती है कि शेयर क्या होता है। अब शेयर क्या होता है, आप इसको समझिए। मान लीजिए आपके पास एक रोटी है, ठीक है ना। मान लीजिए आपके पास एक रोटी है। अब यह जो रोटी है वो क्या बता रहा है? वो कंपनी को बता रहा है। ये रोटी इंडिकेट क्या कर रहा है? एक कंपनी इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना। एक कंपनी इंडिकेट कर रहा है। अब इस रोटी के आप कितने भी टुकड़े कर दीजिए, ठीक है ना। इस रोटी के आप कितने भी टुकड़े कर दीजिए, जितने भी आप टुकड़े कर सकें आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके हर एक टुकड़े को आप काउंट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये 1 टुकड़ा हुआ, ये 2 टुकड़ा हुआ, ये 3 टुकड़ा हुआ, ये 4 टुकड़ा हुआ, ये 5 टुकड़ा हुआ, ये 6 टुकड़ा हुआ, ये 7 टुकड़ा हुआ, ये 8 टुकड़ा हुआ, ये 9 टुकड़ा हुआ, ये 10 टुकड़ा हुआ, ये 11 टुकड़ा हुआ। इस रोटी के 11 टुकड़े हुए। तो इसका मतलब है कि इस कंपनी ने 11 शेयर्स इशू किए, ठीक है ना। इस कंपनी ने 11, ठीक है, 11 शेयर्स इशू किए गए हैं। कहाँ पर इशू किए गए हैं? जहाँ पर हम खरीद और बिक्री करते हैं। अच्छा, जहाँ हम खरीद और बिक्री करते हैं, जैसे जहाँ हम खरीद और बिक्री करते हैं, तो हम खरीद और बिक्री करते हैं कहाँ पर? शेयर मार्केट में। अब जो जहाँ पर हम लोग खरीद बिक्री करते हैं, आप ये समझिए, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। बात को समझिएगा पहले, सेकेंडरी मार्केट। यहाँ सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? जो सेकेंडरी मार्केट होता है ना, यहीं पर हम लोग डीमेट अकाउंट खुलवा करके शेयर्स की बाइंग और सेलिंग करते हैं। तो इस सेकेंडरी मार्केट में होता क्या है, पहले आप समझिए। इस सेकेंडरी मार्केट में किसी कंपनी के, जो मान लो ये एक शेयर है, ठीक है ना, ये जो 2 शेयर हैं, जो ये 3 शेयर हैं, तीसरे नंबर का शेयर है, तो इन्हीं शेयर्स को क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बाइंग और सेलिंग होती है। जैसे जब भी आप अपने डीमेट अकाउंट में बाइंग का ऑर्डर लगाते हैं तो ये रोटी का टुकड़ा आपको दिख रहा है कि इस रोटी के टुकड़े की जो साइज है वो इतनी बड़ी है। लेकिन जब आप बाइंग ऑर्डर लगाते हैं तो आपको क्वांटिटी मालूम पड़ती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन शेयर्स आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो बस वहाँ पर यही कहानी है। हम उसी क्वांटिटी को 1 शेयर की, 2 शेयर की, 3 शेयर की, 4 शेयर की, 5 शेयर, हम उस हिसाब से बाई करते हैं। अगर हम इसको और सिंपल बनाएं तो हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर ये कंपनी की जो वैल्यूएशन थी, इस कंपनी की जो वैल्यूएशन थी, वैल्यूएशन कहने का मतलब ये है कि कंपनी को वैल्यू देने के लिए, जैसे आप कहते हैं यूनिकॉर्न कंपनी है, ठीक है ना, वो इतने करोड़ की कंपनी है, 500 करोड़ की कंपनी है, तो वैल्यूएशन 8000 करोड़ की कंपनी है। तो वैल्यूएशन उसके मार्केट की डिमांड के हिसाब से होती है कि उसके पास कितनी फैक्ट्रीज हैं, उसके पास उसके बाद किस तरीके से वो मटेरियल सप्लाई करते हैं और सेल करते हैं, कितना उनका बाइंग और सेलिंग है, ठीक है ना। तो पूरी A to Z जो हम समराइज करते हैं उसका अपना एक अलग प्रोसेस होता है। बहुत सारा एजेंसीज होती हैं जो किसी कंपनी को वैल्यू करती हैं। जैसे आप शार्क टैंक में देखे होंगे, वो पूछते हैं कि आपकी कंपनी की क्या वैल्यू है, इस वैल्यू के हिसाब से मुझे 10% इक्विटी में मैं आपको शेयर देना चाहता हूँ। मतलब पूरी कंपनी का 10% जो है स्टेक शार्क टैंक में जो बैठे होते हैं इन्वेस्टर्स, उनको देने की बात चलती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी कहानी को हम लोग अंजाम देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो
100 रुपीज़ है। अगर 100 रुपये इसकी वैल्यूएशन, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस 100 रुपये को, कंपनी चाहती है कि ठीक है तो इस 100 रुपये को जो 100 मान लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन इतनी है और इतना ही शेयर दे दिया है सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करने को, मैं ये मान के चल रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, जैसे मान लीजिए ये कंपनी का मालिक डिसाइड करेगा कि हम कितने शेयर इशू करना चाहते हैं, इसे कितने भाग करना चाहते हैं। तो मान लीजिए हम इसके 10 भाग करना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर 10 आया, तो ये 10 क्या होगा, ये हमारे पास 10 शेयर्स हुए। अब चाहे रोटी से आप समझिए, चाहे वैल्यूएशन से समझिए, चाहे शेयर्स से समझिए, जैसे भी आपको समझना है समझिए, लेकिन हम जहाँ पर शेयर्स की बाइंग और सेलिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, शेयर्स को बाई करते हैं और सेल करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास क्या आते हैं, FIIs आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास क्या है, DIIs आते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या, रिटेलर्स आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास क्या, HNIs आते हैं, ठीक है। तो ये सारे लोग यहाँ पर आते हैं और क्या करते हैं, बाइंग और सेलिंग करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, बाइंग और सेलिंग करते हैं, ठीक है, बाइंग और सेलिंग करते हैं। अब किस चीज़ का बाइंग और सेलिंग करते हैं ये लोग, बाइंग और सेलिंग करते हैं शेयर्स का। किस शेयर्स का, जो ये शेयर्स हमारे पास 10 इशू है, ठीक है। तो ये होता है जहाँ पर हम लोग ये काम करते हैं, ये हम सेकेंडरी मार्केट में करते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट अगर आया हुआ है तो इसका मतलब है कि कुछ प्राइमरी मार्केट की भी कहानी होगी। तो प्राइमरी मार्केट क्या होता है, तब हम इसको समझते हैं, फिर आप सेकेंडरी मार्केट से इसको एसोसिएट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी मार्केट है, ठीक है ना, प्राइमरी मार्केट है। तो हमारे पास अगर ये प्राइमरी मार्केट है तो चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। प्राइमरी मार्केट में होता क्या है, ये जो है ना कम पैसे वालों का गेम नहीं है प्राइमरी मार्केट, ठीक है। जैसे मान लो जब किसी गवर्नमेंट को रोड बनाना होता है, ठीक है ना, और गवर्नमेंट के पास पैसे कम होते हैं तो बॉन्ड इश्यू करते हैं, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, बॉन्ड इश्यू करते हैं। इस बॉन्ड में जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं यहाँ पर पैसे अपना इन्वेस्ट करते हैं, वो अपनी एनालिसिस के हिसाब से, ठीक है ना, ये पैसे इन्वेस्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट इस पैसे के बदले उनके 10% 12% जो भी रेट होता है उस हिसाब से, वो बॉन्ड का रेट फिक्स होता है, उस हिसाब से उनको क्या करती है, 10% 12% के हिसाब से उनको पैसे प्रॉफिट मिलता रहता है, ठीक है, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो ये गवर्नमेंट की बात है। तो ये जो गवर्नमेंट है इसमें पैसे लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पैसे होंगे तभी आपको प्रॉफिट समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं, ठीक है ना। तो ये होता है गवर्नमेंट के लिए। अगर कोई कंपनी पैसे इकट्ठा करना चाहती है और अपने मार्केट को, अपने दुकान को बढ़ाना चाहती है, जैसे मान लीजिए कि किसी गरीब के पास एक ठेला है, ठीक है ना, ठेला है, तो सोच रहा था कि ठीक है चलो ठेले की चेन बनाते हैं, हमारे पास अगर 2-3 ठेला होगा और हमारे बच्चे भी उसको सामान उस पर रख के बेचेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो उसी प्रकार किसी कंपनी को भी लगता है कि हमारा जो हमारी डिमांड है, जो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है वो बढ़ रही है, तो और हमें क्या करना होगा, हमें अपनी सप्लाई चेन को बढ़ाना होगा ताकि हम और लोगों तक पहुँच सके। तो फिर क्या होगा, वो दुकान का एक्सपेंशन करेगा, अपने शॉप का एक्सपेंशन करेगा और फैक्ट्रियाँ बनाएगा और लोगों को हायर करेगा, ठीक है ना, और बड़ी बड़ी मशीनरी लगाएगा जिससे हम प्रोडक्ट को और अच्छे से बना पाएँ और उसको सेल कर पाएँ। तो इसके लिए क्या करता है, इसके लिए जो कंपनी है, ठीक है ना, वो एक चीज़ लाती है, उस चीज़ का नाम क्या है, IPO, ठीक है ना, उस चीज़ का नाम क्या है, IPO लाती है, ठीक है। तो जब IPO लाती है तो इस IPO में होता क्या है, बहुत लोग IPO में पैसे लगाते हैं। इस IPO में होता क्या है, इस IPO में, ठीक है ना, जो इन्वेस्टर होते हैं वो पैसे लगाते हैं इस IPO में। अब इन इन्वेस्टर को खोजने के लिए कभी बैंक, या तो कंपनी बैंक को हायर कर लेती है या किसी एजेंसी को हायर कर लेती है। वो एजेंसी क्या करती है, या बैंक क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर करते हैं। जो सेबी हमारे पास है, सेबी के जो रूल्स हैं, ठीक है ना, IPO लाने के लिए जो सेबी के रूल्स हैं, सब बात को समझिएगा, जो सेबी के रूल्स हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्टर ढूंढती है, क्या ढूंढती है, इन्वेस्टर ढूंढ करके अच्छा उसके बाद और क्या करती है, ये जो बैंक और क्या करती है, जितना भी डॉक्यूमेंट होता है ना, जितना भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है, जितना भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है बनते हैं। इन्वेस्टर्स कंपनी के मालिक से, कंपनी के ओनर से जो भी अपनी बार्गेनिंग करनी होती है वो करते हैं और वो पैसा लगाते हैं, क्योंकि जब इन्वेस्टर पैसा देगा तो वो भी अपनी एनालिसिस करेगा कि कंपनी में पैसा लगाना कितना सही है, कितना सही नहीं है। तो ये इन्वेस्टर भी ढूंढते हैं, ये डॉक्यूमेंट का पूरा प्रोसेस बनाते हैं, फिर ये क्या करते हैं, फिर इसमें NSE में या BSE में जितने भी स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, जहाँ भी चाहते हैं, ठीक है ना, तो स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, इनकी लिस्टिंग होती है। बात को समझिएगा, NSE में या BSE में जो भी हमारे पास है उसमें क्या होती है, इनकी लिस्टिंग होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, कंपनी के जो कुछ शेयर्स होते हैं वो इन्वेस्टर्स पहले पैसे उसमें लगा चुके होते हैं। जो इन्वेस्टर्स पैसे लगा चुके होते हैं ना, जितने शेयर वो ले चुके होते हैं, वही शेयर लिस्ट किए जाते हैं किसमें, NSE में या BSE में। जब NSE और BSE में लिस्ट कर दिए जाते हैं तब ये आती है कहानी किसकी, सेकेंडरी मार्केट की।
तब उसी सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या करते हैं, हमारे लिए एक कंप्यूटिंग उनके पास सिस्टम होता है, एक उनके पास कंप्यूटिंग सिस्टम होता है। वो क्या करते हैं कि इनके पास एक पूरा अपना एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, जिसमें हम जैसे हम ऑर्डर लगा रहे हैं या कोई और ऑर्डर लगा रहा है, तो पहले कौन ऑर्डर लगाया, टाइम के हिसाब से और प्राइस के हिसाब से उसकी मैचिंग करवाते हैं, मतलब बाइंग और सेलिंग करवाते हैं, बाइंग और सेलिंग को मैच करवाते हैं ताकि बाइंग और सेलिंग हो सके। तो ये काम होता है हमारे पास एनएसई के जो एनएसई के मतलब जो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जो ये बीएसई है, ठीक है ना। तो ये इनके पास इनका यही काम है, ठीक है ना, इनका यही काम है। और ये फिर क्या करते हैं, इनसे लिंक्ड होते हैं ब्रोकर, ठीक है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम अकाउंट खुलवाते हैं, इनसे लिंक्ड होते हैं ब्रोकर में हम अपना ऑर्डर पंच करते हैं। वो ऑर्डर कहाँ दिखाई पड़ता है, इस एनएसई के कंप्यूटिंग सिस्टम में दिखाई पड़ता है। वो सारा सिस्टम क्या करता है, ऑटोमेटिकली क्या करता है, बायर और सेलर को ढूंढता है। बस टाइम पहले किसने ऑर्डर दिया यह उसके लिए प्रायोरिटी में होता है। दूसरी बात, कौन किस प्राइस पर बाई कर रहा है, तो इन दोनों को मैच करा करके फिर बाइंग सेलिंग होती है। तो प्राइमरी मार्केट में ये काम होता है और सेकेंडरी मार्केट में हम लोग इस प्रकार से ट्रेड करते हैं। और एनएसई और बीएसई का रोल ये होता है कि वो क्या करते हैं, जितने भी ऑर्डर पंच किए जा रहे हैं उन ऑर्डर को ऑर्गेनाइज करना, उन ऑर्डर को मैच करवाना, ताकि बाइंग और सेलिंग हो सके और वो एग्जीक्यूट हो सके। तो ये पूरी कहानी हमारे पास इस तरीके से चलती है। अब अगर हम बात करें कि ठीक है, शेयर मार्केट में प्राइस बढ़ता कैसे है तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे कि हमने अगर एक शेयर बाई किया तो बढ़ता कैसे है, तो जब तक डिमांड नहीं आएगी तब तक वो चीज़ें बढ़ेंगी नहीं। जैसे मैं कह रहा हूं आपको कि मान लीजिए एक कंपनी है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, इस कंपनी के पूरे मार्केट में 10 शेयर हैं, ठीक है ना, 10 शेयर हैं। तो मान लीजिए क्या करता है, 10 शेयर हैं तो एक आदमी ए है और एक आदमी बी है। ये दोनों आदमी क्या करते हैं, अपना ऑर्डर लगाते हैं। तो या फिर आप इस तरीके से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरीके से समझिए, इसमें 10 लोग, ठीक है, 10 पीपल क्या हैं, बायर हैं, ठीक है, 10 लोग क्या हैं, बाइंग करते हैं, 10 पीपल ये बाइंग करते हैं, बायर हैं, 10 लोग बायर हैं। और आप ये मान लीजिए कि 10 लोग सेलर हैं, ठीक है ना। ये क्या है, ये लोग 10 पीपल क्या हैं, सेलर हैं। जब ये सेलर हैं तो इन 10 लोगों ने मान लीजिए एक शेयर के लिए ऑर्डर लगाया, मान लीजिए एक शेयर के लिए सभी 10 लोगों ने एक एक शेयर पंच किया। इसने बाइंग की, 10 लोगों ने बाइंग के लिए पंच, 10 लोगों ने सेलिंग के लिए पंच किया। तो हुआ क्या, तो मान लीजिए इस शेयर की जो अभी कीमत है वो है कितना, 100 रुपए। मान लीजिए एक शेयर की जो कीमत वो कितनी है, 100 रुपए। तो ये जो 10 लोग हैं वो क्या करेंगे, कोई 100 पर लगाएगा, कोई 100.0105 पर लगाएगा, कोई 99.5 पर लगाएगा, कोई 99.90 पर लगाएगा। तो इस तरीके से इसी के आसपास ये लोग क्या करेंगे, अपना ऑर्डर पंच करेंगे, लिमिट ऑर्डर पंच करेंगे। क्लियर है। अब यहां पर हमारे पास कोई सेल करने के लिए क्या करेगा, सेल करने के लिए यहां पर कोई 101 लगाएगा, कोई 101.05 लगाएगा, कोई 100 रुपये, किसी को बहुत जल्दी मची है, ठीक है ना, तो वो भी 100 रुपये 10 पैसे पर लगा दिया। तो ऐसे भी कई तरीके से, ठीक है ना, इन लोगों ने भी क्या किया, अपना ऑर्डर पंच किया। तो अब इन दोनों की जो मैचिंग का काम है वो एनएसई में होता है या वो बीएसई में होता है। तो एनएसई या बीएसई में क्या होगा, फिर उनके पास एक ऑटोमेटेड कंप्यूटिंग सिस्टम होता है। वो क्या करेगा, पहले ये देखेगा कि किसने ऑर्डर पंच किया, उसके बाद दूसरा ये देखेगा कि किस ऑर्डर पर कितने रुपए पर जो है ऑर्डर लगाया गया है। तो वो क्या करेगा, इस सेलर में और बायर में वही ऑर्डर ढूंढेगा, वो पैसे की इक्वलिटी को ढूंढेगा। तो अगर मान लीजिए 101 रुपए पर यहाँ पर सेलर मिल गया है और यहाँ पर 101 रुपए पर मान लीजिए 101 रुपए पर यहाँ पर मान लीजिए बायर मिल गया है। तो और इन लोगों ने बहुत पहले प्राइस लगा, इन लोगों से, बाकी 9 लोगों से इन्होंने क्या किया था, पहले प्राइस सेंड किया था। तो ये जो ऑर्डर है, ये वाला ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये वाला ऑर्डर क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। और 100 रुपए के प्राइस के आसपास इतने पेंडिंग ऑर्डर लग जाएंगे। ध्यान समझिएगा, 100 रुपए के आसपास जितने भी और बाकी लोगों के 9 लोगों के हैं, ठीक है ना, वो 9 लोगों के हैं, इस बाकी सारे के सारे लोगों के जो ऑर्डर हैं वो पेंडिंग हो जाएंगे, पेंडिंग ऑर्डर वहां पे लगेंगे, एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अगर कोई और भी एक शेयर इस प्राइस के आसपास बाइंग या सेलिंग कर रहा है तो फिर उसी में ऑर्डर को फिर से कंप्यूटर सिस्टम क्या करेगा, उस ऑर्डर को ढूंढेगा और फिर उसको मैनेज करेगा और फिर उसको एग्जीक्यूट करवाएगा। तो ऐसा करते 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 क्या होता है, जब डिमांड बढ़ती है किसी शेयर की तो धीरे धीरे लोग ऊपर अधिक पैसे दे करके भी उस शेयर को खरीदने की कोशिश करते हैं, जिससे मार्केट क्या करता है, ऊपर भागना शुरू करता है या ऊपर जाता है। तो मैं आज के लिए इस पूरी कहानी को यहीं पर समाप्त करता हूं, ठीक है ना। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा, पहला लेक्चर, ठीक है। दूसरा मैं कहूँ, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें।
और इस पर कमेंट करें। अगर आपको लगता है कि हमें इस लेक्चर में कुछ कमी रह गई हो तो डेफिनेटली आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि इसमें क्या कमी रह गई है। ठीक है, धन्यवाद। अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे कि कैंडल क्या होता है, ठीक है ना, ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन क्या होता है और रेड कैंडल का फॉर्मेशन क्या होता है। हम ये समझ लेंगे तो हम फिर आपको बताएंगे कि कैसे हम ऑर्डर को लगाते हैं, डीमेट अकाउंट वगैरह क्या होता है, तब इन सब सारी बातों को हम करेंगे।